अब हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी एक चैप्टर कवर अप कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। तो आज मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेती हूँ। टेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप सॉल्व कर ले, तो कुछ बच्चों ने अभी टेस्ट में पीडीएफ सॉल्व कर रहे हैं, वो लोग उनको एक बार सॉल्व करने दो। जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो हम टेस्ट की पीडीएफ एंड पेपर दोनों सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक है यश, यश डाउट्स किस में है? मोल कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक में। यस मैम। तो नेक्स्ट क्लास में हम टेस्ट डिस्कशन प्लस डाउट सेशन दोनों रखेंगे, ठीक है। ओके ओके मैम। सेम बेटा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी। तो नेक्स्ट क्लास में विल डिवोट वन कंप्लीट क्लास फॉर दैट सेशन, डाउट सेशन, मोल कॉन्सेप्ट, टेस्ट डिस्कशन। तभी आज का दिन कुछ बच्चों को ट्राई कर लेने दो क्वेश्चंस को, देन विल डिस्कस। ओके राइट ईशान, बेटे हमने जो चैप्टर कर लिया है वो चैप्टर हम बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस में कवर अप करेंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, ओके यस मैम। ठीक। तो चैप्टर 2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर और वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर +1 क्लास। When I say atom और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस चैप्टर में हम एक एटम का पूरा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। तो whenever we say an atom, तो हमें अब तक जो एटम के बारे में पता है, there is going to be like this, right? हमें पता है there is one nucleus and shells are there, and then we know that in case of atom there is presence of electrons, protons and neutrons. तो आपको अब तक इतनी इंफॉर्मेशन है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन शेल्स। तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं? शेल्स में, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स दीज आर इनसाइड द न्यूक्लियस। अब तक आप एटम को इतना ही जानते हो। इन केस ऑफ एटम, बेटे जब आप न्यूक्लियस की बात करते हो तो अबाउट न्यूक्लियस वी स्टडी इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये न्यूक्लियस कैसा है, उसमें कौन सी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ये सब कुछ पढ़ने के लिए हमारे पास एक अलग ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच विच इज देयर फॉर, ओके वरन, ठीक है बेटे। तो अब आपको न्यूक्लियस के अंदर, अगर मुझे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए एक अलग चैप्टर है, एक अलग बुक होगी, एक अलग सिस्टम होगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। In this chapter, we are going to understand about electrons, their distribution, how they are revolving, what is the purpose of revolution, what is the effect of speed of electron and everything. तो यानी इस चैप्टर में आपने इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही पढ़ना है। न्यूक्लियस के बारे में भी सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब हम कहते हैं इन सबको, देयर इज अ टर्म सब एटॉमिक पार्टिकल्स। There is a word called subatomic particles. जब हम कहते हैं subatomic particles, तो बेटा these are the particles present inside the atom. Particles present inside the atom. ये वो पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब
सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड सो मेनी अदर्स लाइक 35, more than 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर नॉन। यानी आप ये कह सकते हो कि वहां पे ऐसा नहीं है कि 3 ही पार्टिकल्स हैं, तो एटम के अंदर मोर देन 35 पार्टिकल्स होते हैं। यानी एक छोटा सा एटम जिसे आप डिवाइड भी नहीं कर सकते, जिसको आप कहते हो कि इट इज वेरी स्टेबल एंड वी कांट ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स, वो छोटा सा एटम 35 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। There are 35 subatomic particles inside an atom, right? Ma'am. हाँ जी बेटे। Ma'am, you had mentioned that we study about the nucleus and nuclear chemistry. So, what do we call the branch of the chemistry which we are currently studying? We are going to study the structure of atom. Whenever we say atomic structure, that is the chapter related to the electronic study. यानी बाकी सारी केमिस्ट्री जो है आपकी, यानी रिएक्शंस, केमिकल बॉन्डिंग, अब जो भी आप +1 में करोगे या +2 में करोगे, आप एटम का कौन सा फीचर पढ़ने वाले हो, यू आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शंस पार्ट। और केमिकल रिएक्शंस किस पे डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स पे। इसे समझ लो कि जो आप +1 +2 में केमिस्ट्री पढ़ते हो, दैट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री इज जस्ट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है तो एक सेपरेट चैप्टर है, सेपरेट ब्रांच है, उसका किसी भी केमिकल रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, राइट? समझ आया? यानी आप ये सोचो कि अभी तो आप एटम का एक ही पार्ट समझ रहे हो और उसके लिए भी आपके पास +1 और +2 क्लास में 16 + 16 32 चैप्टर्स आर देयर अराउंड। तो अराउंड 32 चैप्टर्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बहुत छोटे हैं। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल एटम क्या करता है, कैसे रिएक्ट करता है, व्हाई केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग टू बी देयर, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, ये सब कुछ सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना चाहे तो एक अलग चैप्टर, एक अलग बुक है और वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसका मतलब हमें न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है वो तो अभी भी पता नहीं चलेगा। अभी आपको सिर्फ पता चलेगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या कर सकते हैं। ओके, ठीक है? हाँ जी बेटे। तो अब आपके पास 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं। इन 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के बाहर है। तो आप ये कह सकते हो ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस, रेस्ट ऑल आर inside the nucleus. Now you can imagine nucleus बहुत छोटा है, इतना छोटा कि हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये इतना बड़ा एटम है तो ये एक डॉट है, राइट? अब इस डॉट के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स पड़े? 34, अराउंड 34। और एक तरह का पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर घूम रहा है। तो आप समझ सकते हो एटम इज नॉट सिंपल एंटिटी। ऐसा नहीं है कि एटम बहुत ही सिंपल सी चीज है, आधा घंटा लगाएंगे और एटम समझ आ जाएगा और एटम से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इट्स नॉट लाइक दैट। साइंटिस्ट कई सालों से काम कर रहे हैं तब जाके उनको एटम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है एंड दे नो दैट दिस इज नॉट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और वो अभी भी काम करते जा रहे हैं टू अंडरस्टैंड एटम फुली एंड टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियस। तो ये काम चलता जा रहा है। आप सिर्फ बिगिनर हो, आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि अब तक हम इतना डिस्कवर कर चुके हैं। इन केस आपके बस में हुआ, इफ यू आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट समथिंग एंड यू कैन सर्च समथिंग न्यू इनसाइड द एटम, ठीक है? तो कंप्लीट नॉलेज अभी तक हमारे पास एटम के बारे में नहीं है, ठीक है जी? अभी तक हम पहुंच गए 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बेटे इलेक्ट्रॉन का सिंबल है E-1 0। दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। -1 जो है वो उसका यूनिट चार्ज है और जो ऊपर लिखा है दैट इज द मास। दिस इज चार्ज एंड दिस इज मास। अगर हम कहते हैं दिस इज सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ प्रोटॉन? तो
प्रोटॉन का सिंबल हमारे पास है H11 and when I say neutron, symbol of neutron is N01. ये तीन इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, दोज आर रिलेटेड टू एटम. तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज सिंबल्स. ठीक है जी, गॉट इट. Yes. अब What is zero, ma'am? जीरो मीन्स In electron. मास. अभी हम किसका टेबल बनाएंगे, पहले आप बताओ. सिंबल्स याद होंगे, नीचे वाला जो है वो चार्ज है और जो ऊपर लिखा है दैट इज मास. तो इलेक्ट्रॉन में -1 चार्ज, 0 मास. H में +1 चार्ज, 1 मास. न्यूट्रॉन में 0 चार्ज, 1 मास. अब आपके पास न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स. तो हम कहते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और प्रोटॉन्स क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एटम इज न्यूट्रल because total positive charge is equal to total negative charge. तो अब हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है. पहले इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी जितनी चीज़ें आपको बेसिक अब तक 9th 10th में आपने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, उतना आपको पता होना चाहिए. अब बताओ यहाँ तक किसी का कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटे. मैम एक बार फिर से समझाना ये वाला. विच पार्ट बेटा? नीचे. मैम सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल क्या वर्ड है? सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब होता है पार्टिकल्स इनसाइड द एटम. वो पार्टिकल्स जिससे एटम बना हुआ है, दोज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है, तो एटम किन से बना हुआ है? एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स. तो हमें अभी सारे पार्टिकल्स तो नहीं करने हैं, अभी फिलहाल हम कुछ बेसिक पार्टिकल्स करेंगे, लेकिन अदरवाइज देयर आर 35, मोर देन 35, क्योंकि अभी भी डिस्कवरी स्टिल गोइंग ऑन. तो वो कहते हैं इतने सारे पार्टिकल्स हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसके बारे में अब तक हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं. राइट, ये बात क्लियर हुई? जैसे आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट क्वार्क्स. सुना है कभी? नहीं? ओके. क्या मैम? एक बार फिर से बोलना. क्वार्क सुना है? क्वार्क्स Quartz? नहीं, क्वार्क. No, ma'am. Mesons, then God particle, न्यूट्रिनो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं. तो ये सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. ऑल दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. इनकी भी आगे टाइप्स होती हैं. ठीक है, जैसे मीजॉन्स 3 तरह के होते हैं, क्वार्क्स आगे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. तो ये सारे पार्टिकल्स मिलके आपका एटम बना रहे हैं. लेकिन जितनी केमिस्ट्री आपके सिलेबस में है, उसको सिर्फ 3 पार्टिकल से ही पढ़ा जा सकता है. यानी आप सोचोगे सारे पार्टिकल्स के बेसिस पे केमिस्ट्री पढ़ने लगे तो दैट विल बी ह्यूज टॉपिक, बहुत बड़ा सा टॉपिक बन जाएगा. तो इसलिए आपके सिलेबस में सब एटॉमिक पार्टिकल वर्ड यूज होगा बार बार. वो आपसे कहेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स. इसका मतलब वो पार्टिकल्स जो एटम के अंदर हैं, एटम जिनसे बना है. कितने हो सकते हैं? बहुत सारे. आप उनमें से कितने के बारे में जान पाओगे? हार्डली 3 के बारे में. और आप उनमें से कितने के बारे में बहुत डिटेल्ड पढ़ते हो? दैट इज इलेक्ट्रॉन ओनली. राइट? लास्ट पॉइंट समझाना मैम. एटम इज न्यूट्रल. एटम इज न्यूट्रल मींस बेटा एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता.
तो आप ये समझ सकते हो एवरी एटम इज न्यूट्रल बाय नेचर। रीजन इज हर एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। Okay, ma'am. तो अब आप कहोगे मान लो किसी में लेट अस सपोज नाइट्रोजन वी हैव रिटन, तो नाइट्रोजन इज 714, तो आप कहते हो 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 प्रोटॉन्स, 7 न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या हो गए, इक्वल इन नंबर। तो 7 नेगेटिव पार्टिकल्स, 7 पॉजिटिव पार्टिकल्स, ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल। क्लियर? Okay, ma'am. डन। ओके बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। एटम न्यूट्रल है, न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है। तो वी हैव डन कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अदर देन दैट बाकी के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, राइट। अब आपके पास व्हेन आई से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो एक टेबल है जो हमें याद करना पड़ेगा। वन टेबल वी हैव टू लर्न, एंड दैट टेबल इज अबाउट 3 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो हमें अब ये टेबल लर्न करना है। दिस इज द सिंबल ऑफ द पार्टिकल। Now when I say this is electron, this is called proton and this is neutron। तो आपको इनको देख के क्या समझ आता है, हम कहते हैं यहाँ पे एक टर्म में लिख रही हूँ रिलेटिव मास। बहुत ही ध्यान से समझेंगे बेटे, रिलेटिव मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो 0 है। रिलेटिव मास इज 0 मीन्स अगर मान लो हमारी बॉडी पे एक डस्ट पार्टिकल पड़ा हो, सिंपली ए डस्ट पार्टिकल, तो उस डस्ट पार्टिकल का मास हमारी बॉडी के मास के हिसाब से क्या होगा, नेग्लिजिबल, है ना। हम वेइंग मशीन पे वेट करने जा रहे हो, तो आप वेट लेने की वैल्यू रीडिंग लेना चाहते हो, तो ऐसा नहीं करते कि नहा के जाओ क्योंकि नहाने से पानी डस्ट उतर जाएगी। या अगर आपकी बॉडी के ऊपर चींटी भी चल रही हो तो इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि उनका मास हमारी बॉडी के मास की कंपैरिजन में 0 है। तो जब हम रिलेटिव मास की बात करते हैं तो रिलेटिव मास का मतलब है रिलेटिव टू व्हाट, द अदर थिंग्स, जो भी चारों तरफ है उसके कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन का मास 0 है, दैट इज द रिलेटिव मास। प्रोटॉन का मास बन जाएगा 1 यूनिट एंड दिस इज अगेन 1 यूनिट। तो आप कहते हो एक तो रिलेटिव मास है जो यहाँ पे लिखा जा रहा है। उसके बाद वो आपसे कहते हैं चार्ज, एंड अगेन वी विल राइट द टर्म यूनिट चार्ज, या आप कह सकते हो रिलेटिव चार्ज और यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है, 1 यूनिट कह सकते हो आप। प्रोटॉन्स पे +1 यूनिट चार्ज रहेगा, और देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं है। अब आपसे कहते हैं कि फिर एक्चुअली क्या है। अब मैं लिख रही हूं एक्चुअल मास। क्या इलेक्ट्रॉन का मास वाकई 0 है? तो आंसर इज नो, वो एक्चुअल में 0 नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चींटी का मास, यानी एक छोटी सी चींटी जो चल रही है उसका मास 0 तो नहीं होता ना बेटा, मास तो कुछ होगा ही। हमें वो 0 लगता है क्योंकि हम उसके कंपैरिजन में बहुत बड़े हैं। सेम वे वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन का मास एक्चुअल में 0 नहीं है, इट इज 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 10⁻⁻27 kilogram, and neutron is again 1.67 10⁻⁻27 kilogram। अब इसका मतलब ये उनका एक्चुअल मास है। इसको मैंने अगर 1 मान लिया तो इसको मुझे 0 मानना पड़ेगा। That I'll tell you कैसे। अभी फिलहाल अगली बात पे लिख लेते हैं।
देयर इज सम एक्चुअल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हम कहेंगे वहां पे एक एक्चुअल चार्ज भी तो होगा, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन पे है -1.602 10 raised to power -19 coulombs. This is again -1.602, तो यहाँ आ जाएगा +1.602 into 10 raised to power -19 coulombs. And the next charge is zero charge, no charge. यानी जब हम कहते हैं 1.6 into 10 raised to power -19 coulombs, उसको हमने 1 यूनिट एज्यूम कर लिया, क्योंकि हम जब बार बार इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो बार बार ये चार्ज नहीं लिख सकते थे इसके ऊपर, इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिफिकल्ट टू राइट अगर हम बार बार उस चार्ज को लिखते। तो क्या किया उन्होंने, वो आपसे कहते हैं कि ये चार्ज वैल्यू है, इस चार्ज को हम -1 लिख लिया करेंगे, और ये सेम चार्ज है, सिर्फ क्या है प्लस में है तो हमने +1 लिख दिया, तो -1 + 1, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, और वो उस चार्ज की वैल्यू है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन अराइजेस, मैंने इसको 0 कहा जबकि है तो वो वैल्यू, कैन यू टेक, आप मुझे लिख के बताओ, मास ऑफ प्रोटॉन रेशियो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, कैन यू टेक रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, करो जरा प्लीज। Actual mass. Yes, Relative mass. actual mass, okay, actual mass. Mass of proton. कितना आ रहा है? कर रहे हो सॉल्व? वन पॉइंट एट इंटू 10 raised to power 2, around 2, 10 raised to 3. 10 raised to 4 नहीं आएगा। 3 है। ये अगर आप 2 डेसिमल और करो, जरा एक और सॉल्व करना बेटा प्लीज, 2 डेसिमल और सॉल्व करो। From 1.836. It is 1836। यहाँ क्या इसका मतलब? It means proton is how many times heavier than electron? 1836 times heavier than electron। यानी एक प्रोटॉन का मास
इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज्यादा है, अराउंड 2000 टाइम्स हो गया। ठीक है, यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई एक चीज 1 किलोग्राम की है, लेट अस सपोज, तो उसके कंपैरिजन में 2000 किलोग्राम्स, तो नो डाउट प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है। अब हम ये कह सकते हैं, अगर मैं रिवर्स करूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो आ जाएगा 0.0005 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम हो गया है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, therefore it can be taken as 0. अब ये समझ आया why we have taken it as 0? Got it? The mass of electron is very small and therefore is taken as 0, but it's not actually 0. ये 0 होता नहीं है, हम इसे मान रहे हैं कि ये 0 है। Is it clear? ठीक है जी। अब आपके पास एक वैल्यू ये आ गई। अब अगर मैं इसी वैल्यू को एक एक डेसिमल और लगा लेते हैं, जैसे अभी मैंने लिया है 1 डिजिट तक, अगर मैं इसको एक डिजिट और ले लूं तो 1.9.109 बन जाएगा। ये बनता है 1.672, ये आ जाएगा 1.674, 67262। हाँ जी बेटे, क्या कह रही हो? जो वैल्यूज लेंगे मैम हम इनकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की मैम, वो एक्यूरेटली नहीं है, अप्रॉक्स करके के लेंगे 1.67 या हम एक्चुअली कैलकुलेशंस में, इन आवर कैलकुलेशंस हम 2 ही डेसिमल प्लेस तक कंसिडर करेंगे न्यूमेरिकल्स में। अभी मुझे कुछ समझाना है, इसलिए मैं इसको सारी वैल्यूज लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने अभी, ये इंपॉर्टेंट है, दिस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स में मुझे ये वैल्यू चाहिए, लेकिन अदरवाइज जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो बहुत ही एग्जैक्ट करनी पड़ती होगी ना। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना नंबर जा रहा है। अब मुझे सोच के बताओ, विच वन इज हेवियर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? वैल्यू आपके पास है, देख लो। Which particle is going to be the heaviest particle? तीनों में से देखो जरा कौन सबसे ज्यादा हेवी है? हाँ जी, चेक, न्यूट्रॉन। तो अब हम ये कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम सिर्फ मास के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। नेचुरल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबसे कम है, तो मास के केस में हमें ये समझ आया कि न्यूट्रॉन्स का मास तीनों में से सबसे ज्यादा है। हालांकि डिफरेंस बहुत ही छोटा सा है। अब ये देखो जरा, अगर इसको देखें तो ऐसा लगता है ना दोनों बराबर है, फिर इसको देखा 2 डेसिमल तक तब भी इक्वल लग रहे थे, लेकिन 3rd डेसिमल प्लेस पे जाके न्यूट्रॉन हमें हैवी नजर आ रहा है। तो न्यूट्रॉन इज हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी इन तीनों में से हेवीएस्ट कौन है? न्यूट्रॉन, देन वी हैव प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन, राइट? ओके, ये बात समझ आई? नेक्स्ट देखो, अब मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स टू दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है that is going to be 1838 times approximately to that of mass of electron. तो न्यूट्रॉन नेचुरल है, थोड़ा सा ज्यादा हैवी था ना, तो आप कहते हो प्रोटॉन 1836 टाइम्स हेवियर है, तो न्यूट्रॉन जो होगा वो 1838 टाइम्स हेवियर होगा टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 1 यूनिट जिसे हमने लिखा, दैट इज कॉल्ड 1 यूनिट मास, जैसे मैंने सिखा था रिलेटिव मास इज 0, 1 यूनिट, ये एक्चुअल में 0.0005
AMU है and this is 1.00 right 727 आप कह सकते हो 727 AMU and this is 1.008 67 again AMU। अब आप ध्यान से देखो एटॉमिक मास यूनिट से भी यही समझ आ रहा है कि हेवीएस्ट कौन है, विच वन इज हेवीएस्ट, न्यूट्रॉन, करेक्ट। अब अगर मैं 2 ही डेसिमल तक देख रही हूं फिर तो 1 लिख सकती हूं। इट मींस ये जो हम इंफॉर्मेशन लिख रहे थे 1U 0 दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ अप टू द कैलकुलेशंस ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि 3rd डेसिमल प्लेस पे तो कोई वैल्यू है। तो आपसे कहते हैं जो आप 0 कह रहे हो वो एक्चुअल 0 नहीं है, वो कोई वैल्यू है, हम उसे एज्यूम कर रहे हैं 0 क्योंकि उसके पैरेलल में बाकी चीजें बहुत ही हैवी हैं। ठीक है, जैसे आप लगेज लेके जाते हो तो लगेज में बहुत सारा सामान हो अगर आपके पास और एक आपकी स्पेक्स या आपकी गॉगल्स हो तो हम गॉगल्स का वेट नहीं लेते क्योंकि इट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द लगेज, द होल लगेज। तो आपको अपनी गॉगल्स उतार के तुलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दिस इज द सेम पार्ट, वो कह रहे हैं जो बहुत ही छोटा है उसको निग्लेक्ट किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को हमने मास वाइज निग्लेक्ट कर दिया। अब यहां तक बताओ बेटे, मास का ये सारा क्राइटेरिया समझ आ गया? एनी डाउट? लिख लिया सबने? और ये हमें याद करना है, ठीक है, यू हैव गोइंग टू लर्न दिस वैल्यूज। हमने जो वैल्यूज याद करनी है दोस आर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। रिमेंबर हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस याद करना है, 3 डेसिमल तक हम काउंट नहीं करते, कैलकुलेशंस में नहीं यूज करते। करें आगे? एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क। नो डाउट। नो डाउट्स। अब आपके पास इस टॉपिक को देखने के बाद हमें ये समझ आ गया कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो 3 जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं और हमें मास, चार्ज ये सब समझ आ रहा था। अब जरा देखो, अगर एक एटम और उसका रेडियस मेरे पास हो, if this is an atom or this is the radius of an atom, तो radius is x pm. What is pm? क्या बनेगा pm? picometer. Yes, it is picometer. Okay? तो आपने कहा रेडियस जो मैंने लिखा है that is going to be पिकोमीटर्स में आपने रेडियस मार्क कर दिया। अगर हम x पिकोमीटर लिखते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 मीटर। ठीक है, इफ आई राइट रेडियस इज y एंगस्ट्रॉम A naught y into 10 raised to power -10 मीटर। तो हम जब रेडियस की बात करते हैं तो एटम का रेडियस हम एंगस्ट्रॉम में या पिकोमीटर इस टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जनरली एटम का जो रेडियस है उसको एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर इन टर्मिनोलॉजीज में एक्सप्रेस किया जाएगा। The radius can be, let us suppose I write ZNM. What is NM now? 10 power -9 meter. Yes, it is 9 यानी नैनोमीटर। तो ये -9 मीटर हो जाएगा। तो x into 10 raised to power -12 मीटर, y into 10 raised to power -10 मीटर, z into 10 raised to power -9 मीटर। ये आपके पास यूनिट सिस्टम है to measure the radius of an atom। अब आप बताओ मुझे डायमीटर क्या होता है? व्हाट इज डायमीटर? 2 into r। करेक्ट। इट मींस रेडियस अगर आपके पास है तो आप डायमीटर भी निकाल सकते हो। अब फिर से हाँ जी बेटा, तो रेडियस ऑफ एन एटम एंड देन डायमीटर ऑफ एन एटम
अब हम ये कह सकते हैं रेडियस, डायमीटर, इनके यूनिट्स हमें पता चल गए कि इस चैप्टर में आपके पास चैप्टर इज वेरी चैप्टर रिलेटेड टू एटम्स। तो इलेक्ट्रॉन का एटम बहुत ही छोटा है, उसका साइज जो है, उसका रेडियस हम डिफाइन करें तो बहुत ही कम होगा। 1 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा अगर एक लाइन है मेरे पास, इफ आई हैव वन लाइन, इन दिस लाइन if I arrange atoms side by side, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप मुझे सोच पाओ ऐसे अगर मैं एटम्स को आगे एक्सटेंड करती जा रही हूं तो आप बताओ इस लाइन की लेंथ है L, if this is L and radius is R, radius R is radius of atom, तो कैन यू टेल मी इस लाइन के ऊपर कितने एटम्स आ सकते हैं? हाउ मेनी एटम्स कैन बी देयर ऑन दिस लाइन इफ दे आर जॉइंड साइड टू साइड? L अपॉन, तो आप कहोगे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं ऑन द लाइन, तो आप कहोगे दिस L डिवाइडेड बाय एक एटम में कितना डिस्टेंस ले रखे हैं? डायमीटर, यानी 2r, यानी हम कह सकते हैं L अपॉन डायमीटर। तो ये आपके पास एक कैलकुलेशन वाला पार्ट बन गया। अब इसमें कहीं केमिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन इस पार्ट में आपको ये समझ आ रहा है कि एक छोटी सी लाइन पे कितने एटम्स हो सकते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस डेप्थ। राइट डाउन अ क्वेश्चन। देयर इज अ क्वेश्चन, इफ डायमीटर ऑफ अ कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर, राइट डाउन, if diameter of carbon atom is 0.15 nanometer, it is 0.15 nanometer, वो आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लेस्ड साइड बाय साइड ऑन 20 सेंटीमीटर लेंथ, कैलकुलेट number of carbon atoms placed side by side on 20 centimeter. हाँ जी, 1.3 into 10, मेरे पास एक आंसर आ रहा है 1.3 into 10 raised to the power minus 7 इतना 1.3 into 10 raised to the power 9 9 आ रहा है। चेक कर लूं, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। कंसेप्ट बस इतना सही है, ये छोटा सा टॉपिक है। आपको कहा जा रहा है हाउ मेनी एटम्स आर देयर ऑन दैट लेंथ। तो आप कहोगे L by 2r है ना? नहीं, अब L by d लिखना पड़ेगा, सॉरी। आपके पास लेंथ है 20 into 10 raised to power minus 2 meters। ठीक है, हमने सेंटीमीटर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? वी हैव कन्वर्टेड सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स। और नीचे मैंने लिख दिया है 0.15 into 10 raised to power minus 9 meters। अब दोनों मीटर्स में है तो वी कैन डिवाइड इट। इज इट क्लियर ईशान? समझ आ रहा है बेटे? यस मैम। तो अब आपने मीटर को मीटर से डिवाइड करना था, तो यूनिट सिस्टम मस्ट बी सेम फॉर डिवीजन। तो डिवीजन के लिए आपने यूनिट सिस्टम सेम कर दिया था। अब आप इसे सॉल्व करोगे, आपने यहां से इसको सॉल्व किया तो ये 7 आ गया। इट इज 10 raised to power 7। अब ये बन जाएगा बेटे 20 by 15 into 10 raised to power 7। क्लियर? अब इसे आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 1.33 bar to 10 raised to the power 9। यस,
1.3 10 raised to power 9 हो जाएगा. It means इतने सारे atoms. Can you imagine 10 raised to power 9 is a huge number, billion. 1 billion से ऊपर है ये. तो इसका मतलब एक जरा सी छोटी सी लाइन है, 20 सेंटीमीटर इज नॉट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. तो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर 1 बिलियन के आसपास एटम्स आ सकते हैं. नाउ यू कैन इमेजिन दैट हाउ स्मॉल एटम कैन बी. तो एटम का ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, चाहे आप इमेजिन बड़ा बड़ा सा करते हो, जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम इतना बड़ा एटम ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन दैट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये कैसा होगा. अदरवाइज एटम इज वेरी स्मॉल इन साइज, नॉट विजिबल विद अ नेकेड आई. ये बात समझ आई? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है जी. एक और क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन. 2 into 10 raised to power 8 atoms. One more question. 2 into 10 raised to power 8 atoms of carbon are arranged side by side. Are arranged side by side and .4 centimeter length is covered. 2.4 centimeter length is covered. What is the radius of carbon atom? 20 nanometer. And 4.8 into 10 to the power 8. 10 raised to power 8. And 4.2 into 10 raised to the power 8. बहुत बड़ा नहीं आ रहा, चेक करो जरा. +8 आएगा कि -8? बस ये देखो. सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है. इज इट क्लियर? ये बात समझ आई कि ये कौन टॉपिक जो है वही सेम टॉपिक है जो पहले चल रहा था. यस और नो? हाँ जी बेटा. तो अब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और लेंथ भी गिवन है, तो डायमीटर निकल सकता है. कैन यू थिंक अबाउट इट कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन लेंथ L, तो आपने कहा था L अपॉन डायमीटर. क्या आप इसमें से डायमीटर कैलकुलेट कर सकते थे? या आ गया 2 into 10 raised to power 8. ये आ रहा है हमारे पास 2.4 into 10 raised to power -2 meters, and what we can calculate is diameter. तो डायमीटर आपका कैलकुलेट हो जाएगा, that is coming to be yes नेचुरल 9 माइनस में आएगा ना बेटा. क्या आप ऐसा नहीं कर रहे हो? मुझे तो -10 आ रहा है मेरे पास. आप चेक करो आपका 9 किससे आ रहा है. हाँ, यहाँ तक ठीक आ गया ना. अब ये डायमीटर आ रहा था. अब डायमीटर के बाद हमें क्या चाहिए? रेडियस. तो रेडियस इज 1.2 into 10 raised to power -10 डिवाइडेड बाय 2. तो ये 0.6 आ जाएगा. करेक्ट है? चेक करो. कैलकुलेशन मिस्टेक समझ आ गई? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको 0.6 एंगस्ट्रॉम कह सकती हूँ? तो इट कैन बी रिटन एज 0.6 एंगस्ट्रॉम. इसको 0.6 एंगस्ट्रॉम कहा जा सकता है क्योंकि 10 raised to power -10 is equal to 1 एंगस्ट्रॉम.
क्लियर हुआ? गुड। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, जरा देखते हैं आप क्या करते हो। डायमीटर ऑफ जिंक इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर ऑफ जिंक इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। Calculate radius of zinc in picometers. Calculate radius of zinc in picometers. अब मुझे आंसर पिकोमीटर्स में चाहिए. ओके, if number of and also calculate number of atoms of zinc, number of atoms of a zinc present on 1.6 centimeter. diameter है ना, इसमें picometer में एंगस्ट्रॉम। And 0.013. कैसे? पहले आराम से सोच लेते हैं। डायमीटर आपको गिवन है और आपने रेडियस निकालना है, तो बहुत ही आसान था। 2r इज इक्वल टू 2.6 एंगस्ट्रॉम। ये बन जाएगा r इज इक्वल टू 1.3 एंगस्ट्रॉम। इतना तो आपको आता है बेटे। 1.3 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 1.3 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर्स। मुझे इसको -12 बनाना है। 0.1 मुझे अगर इसको -12 बनाना है, यहाँ पे देखो 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10। -12 बनाने के लिए मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगी। ध्यान से देखना बेटे, ये थोड़ी सी कन्वर्जन्स काफी गलत आंसर करवा देती हैं। आप बहुत ध्यान से देखो, क्या आप ये सोच पाओगे? -12 बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 रेज़ टू पावर -2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 से ही नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अब ये हमने किया भी है और नहीं भी किया। नाउ दिस इज पिकोमीटर। ये -12 बन गया और ये 2 डेसिमल आपने और लगाने हैं। अब बताओ ये क्या बन गया? 0.013 पिकोमीटर, यानी 10 रेज़ टू पावर -12 मीटर, यानी 0.013 पिकोमीटर्स। तो पहला पॉइंट ध्यान से देखो, आपको काफी सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि वो एंगस्ट्रॉम से पिकोमीटर जब बनाते हैं तो गलती कर जाते हैं। बाकी सारी कैलकुलेशंस ठीक चल रही होती है। हाँ जी बेटे बोलो। 130 पिकोमीटर नहीं होना चाहिए? तो 1.3 into 10 raised to power 2। तो आपके पास ये -2 था, अब ये -2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +2। तो मैंने इसको ऊपर लिया तो +2 हो गया, तो 1.3 into 10 raised to power 2 हो गया। 10 raised to power 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 130। तो 130 पिकोमीटर्स, यानी आपने इसको सॉल्व किया, इस वैल्यू को ऊपर लिया और ये 130 पिकोमीटर आपका आंसर बना। तो कन्वर्जन में यू हैव टू बी केयरफुल। ये -2 है, ये -2 है। अब मुझे बताओ, अगर इसको नैनोमीटर बनाना होता तो क्या आंसर आता? कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू नैनोमीटर्स? अगर मान लो ये -10 मीटर है और मुझे -9 चाहिए, यस, तब ये बन जाता 0.13 नैनोमीटर्स। मुझे इसको -9 बनाना था, इंटू 10 कर देंगे, नीचे भी 10 लगा देंगे, है ना? गॉट इट?
ये बात समझ आई? चल अब अगले पार्ट को सॉल्व करो जरा जल्दी से। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक प्रेजेंट इन 1.6 सेंटीमीटर्स। आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ जिंक ऑन 1.6 सेंटीमीटर्स। into 10 is power. One point two three. 1.23 10 raised to power 8 आ रहा है कि 9 आ रहा है फिर? टेन की पावर चेक करो बेटा। 16 को 26 से डिवाइड करोगे तो छोटी वैल्यू आनी चाहिए ना। 0.61 आ रहा है। 0.61. Yes, sir. It should be 0.61. -3, -7. करेक्ट। तो इतने एटम्स आपके पास उस लाइन पे आ रहे हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए, ऑल दीज क्वेश्चंस आर ट्राइंग टू टेल यू, ये सारे क्वेश्चन आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि एटम इज वेरी स्मॉल और एटम इज वेरी लार्ज। यस, इट इज वेरी वेरी स्मॉल बाय साइज। तो ये हमारे पास एक कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब मुझे करके बताओ जरा, इफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. देखो सर, if charge on one electron is minus 1.6 10 raised to power minus 19 coulombs, what is charge on 1 mole electrons? अगर मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स होते तो कितना चार्ज होता? हाउ विल यू सॉल्व इट? करो। तो आपकी एनसीईआरटी आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रखती हैं जो आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि एटम के बारे में एक्चुअल नॉलेज के लिए कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। माय सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज एक्चुअल मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स? ये सारे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से होंगे। अब आप बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको दे दिया, राइट? तो 1 मोल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6.022 10 raised to power 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? क्या करोगे? Yes, multiplied with Avogadro's number. तो minus 1.6 10 raised to power minus 19 into 6.022 10 raised to power 23. That will be your answer. तो आपको ये सिर्फ इतना ही तो करना है। My second question देखो, what is the actual mass of 1 mole electrons?
तो एक इलेक्ट्रॉन का मास याद हुआ, बोलो जरा कितना था? 9 पॉइंट 1 into 10 raised to the power minus 31 kilograms. yes 9.1 into 10 raised to power minus 31 किलोग्राम। आपको क्या चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास। यू वांट टू कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल मींस अगेन एवोगैड्रोस नंबर। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास फिर क्या आ जाएगा? 9.1 10 raised to power minus 31 into 6.022 10 raised to power 23 kilogram with the mass of your 1 mole electrons। अब ये क्वेश्चंस भी क्या बता रहे हैं कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स भी ले तो थोड़ा सा मास बनेगा, वेरी स्मॉल वैल्यू इज गोइंग टू कम। और अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेते तो भी चार्ज इज गोइंग टू बी नॉट वेरी लार्ज, इज गोइंग टू बी स्मॉल चार्ज वैल्यू। तो आपको बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है। इमेजिन करते हुए चाहे आप कितना भी बड़ा इलेक्ट्रॉन सोच लो, उससे वो बड़ा हो नहीं जाएगा। इट इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट? हाँ जी बेटे, ये समझ आ गया? हम नोट डाउन करना है ना एक सेकंड। हाँ जी हाँ जी करो। हाँ जी बेटा, दिस इज अ न्यूट्रल एटम। अगर हम उस पर पॉजिटिव चार्ज लिखते थे तो आप कहते थे वो क्या बन गया? केटाइन। एंड इफ वी राइट नेगेटिव चार्ज तो विल से इट इज गोइंग टू बी एनाइन। तो आपके पास एक न्यूट्रल एटम है, वन इज केटाइन एंड अदर इज एनाइन। यहां तक आप सबको क्लियर है? बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू Z। और इस चैप्टर में Z बार बार यूज होगा। इट इज एटॉमिक नंबर। और ये जो A है दैट इज एटॉमिक या मास नंबर कह सकते हो आप। इट इज मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू Z, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, बताओगे क्या होगा? अगेन Z, ठीक है? क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अब आप बताओ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? A माइनस Z, दैट मीन्स आपके पास न्यूट्रॉन्स क्या जाते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। कैन यू टेल मी कि केटाइन्स में ऐसा क्या होता है? मैम इलेक्ट्रॉन विल बी Z-1।
प्रोटॉन्स आर Z, इलेक्ट्रॉन्स Z माइनस N। ये जो नंबर है, ये वाला पार्ट, ये इसमें से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये आ जाएगा A माइनस Z। क्या आप समझ पा रहे हो कि इस फॉर्मेशन में कौन है जो चेंज हो रहा है? क्या प्रोटॉन्स चेंज हुए? यस, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बदलते हैं, यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बदलने से ही केमिकल रिएक्शंस होती है। यानी आप ये समझ सकते हो, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। तो इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बाकी कोई वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करता है। सेम इज द केस है। जरा अगला केस सॉल्व करते हैं, इसको करो। यहाँ पे प्रोटॉन्स तो Z ही, Ma'am, what is N here? N इज द चार्ज, G plus N. ये जो चार्ज है, लेट अस सपोज N मतलब 2 पॉजिटिव लिखा तो यहाँ 2 माइनस कर दोगे। अगर मैंने यहाँ 3 पॉजिटिव लिखा तो यू आर गोइंग टू माइनस 3। ठीक है, मैंने N यहाँ पे चार्ज दिया है, वैल्यू ऑफ चार्ज। ये आपने न्यूट्रॉन्स निकाला। बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? G plus N. Z प्लस N, और न्यूट्रॉन्स A minus Z. A माइनस Z। ध्यान से देख लो बेटे, ये पार्ट क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा। तो किसी भी एटम में जब आप केटाइन या एनाइन फॉर्म करते हो, तो केटाइन में भी सिर्फ चेंज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का, कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। और एनाइन में भी क्या होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही चेंज होता है ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस। तो किसी भी केमिकल प्रोसेस में व्हाट इज द चेंज गोइंग टू बी देयर? तो आप कहते हो चेंज इज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर हो जाते हैं, लूज किया जा सकता है, गेन किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सो यानी हम सेंटेंस लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन only electrons participate। सिर्फ पार्टिसिपेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, बाकी कोई वहां पार्टिसिपेट नहीं करता। तो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की ही पार्टिसिपेशन नजर आएगी। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कोई रोल प्ले नहीं कर पाते, यानी रिएक्शंस में उनका कोई एक्सचेंज नहीं होता। इज इट क्लियर? ये बात भी समझ आ गई? डन? चले आगे। नेक्स्ट पॉइंट। अब अगले पॉइंट पे हमें ये समझ आना चाहिए, कैन यू टेल मी, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता है, इफ यू नो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 raised to power -31 किलोग्राम, मैं अगर आपसे पूछूं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर in 1 gram of it, यानी अगर आप सिर्फ 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स वेट ले लो, अगर आपने 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे कर लिए होते तो वहां पे टोटल उसमें 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते? सोच सकते हो कैसे करेंगे? ध्यान से पढ़ो। (9.1 into 10 raised to power -31 इलेक्ट्रॉन वेट, ठीक है, इन 2000 कर देती हूँ ग्राम्स। ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपसे पूछा है 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो चीज हमें कैलकुलेट करनी होती है वो कहाँ रखते हैं? राइट हैंड साइड पे। और जिस चीज से, यानी आपने ग्राम्स कैलकुलेट करने थे, तो आपने यहाँ पे भी अमाउंट रखा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी अमाउंट एंड अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे करना चाहिए ना? बोलो।
तो आंसर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 9.1 10 रेज टू पावर -31 प्लस 3 कितना आ जाएगा? -20 28। -1 तो ये बन गया 1/9.1 इंटू 10 रेज टू पावर 28। अब फिर से क्या इमेजिन करने को मिल रहा है? 0.9 into 10 raised to the power 28. 0.9 इंटू 10 रेज टू पावर 28। आप समझ पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कितना छोटा है कि 1 ग्राम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। गॉट इट? ये बिलियन ट्रिलियन तो नहीं लग रहा, ये तो काफी बड़ा नंबर है ना। 10 रेज टू पावर 28 इज अ ह्यूज नंबर। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वहां दिख सकते हैं इन चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहले मैं भी छोटे छोटे टॉपिक उठा रही हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें यहाँ सोचना कैसे है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हियर इज, क्या आपने ये टर्म कभी सुनी है आइसोटॉप्स? यस मैम, इसके मैं कम एग्जांपल देना चाहूंगा। चलो फिर जल्दी से लिखते हैं। Types of nucleus. Next heading we have is types of nucleus. वो कहते हैं एक होते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास या मास नंबर। What are isobars? मैम डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास। आप कहोगे सेम मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये दो चीजें आपने पहले भी की हुई हैं इन योर क्लास 9, लिख लो आप फिर भी। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स। अब अगली टर्म में लिख रही हूं, इफ आई राइट टर्म आइसोटोन्स, Different atomic number, different mass number, but same number of neutrons. आपको ये सिंपल फंडा है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बस। तो हम कहेंगे आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं। देन यू हैव, देयर इज अनदर टर्म आइसोडायफर्स। It is same A minus 2Z. Or we can say same neutron minus protons. अगर दो स्पीसीज के अंदर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम हो जाए तो आप क्या कह देते हो? These are isodiaphers. तो आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स, मैंने 4 टाइप के न्यूक्लियस यहाँ पे लिखे हैं। These 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियस, ये सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिफरेंस है, यहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे ना। क्या आपने नोट किया ये बात? आपने कहा आइसोटॉप्स सेम नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स आर सेम। मास नंबर, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन्स ओनली, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन्स आर सेम। तो ये जो 4 टर्म्स हैं ये न्यूक्लियस से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर हम इन चारों टर्म्स को ध्यान से देखें तो हमें एग्जाम्पल समझ आते थे। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया H11, H12, H13, तो ये आपके पास आइसोटॉप्स हो गए। अगर मैं आइसोबार्स का एग्जांपल लिखूं तो आई राइट कैल्शियम 2040 एंड आर्गॉन 1840। क्लियर? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो वी कैन हैव द एग्जांपल लाइक इफ इट इज मैंगनीज 25, 55, तो आपको ये न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 55 माइनस 25,
राइट? कितने हो गए? 30, राइट? करूं आगे? और फिर मैंने लिख दिया जिंक 30 एंड 60, तो न्यूट्रॉन इसमें भी कितने होंगे? 30। तो न्यूट्रॉन्स अगर 30-30 आ जाए, सेम आ जाए, तो आप कहोगे इट इज आइसोटोन्स। और सेम वैल्यू ऑफ A-2Z देख लो, मैंगनीज 25, 55 एंड जिंक 30, 65। तो आपके पास सेम वैल्यू ऑफ M-2Z, M-2Z कितना आ जाएगा बेटे? 55 माइनस 2 टाइम्स 25, इट इज कमिंग टू बी 5, और यहाँ आ जाएगा 65 माइनस 2 टाइम्स 30, इट इज गोइंग टू बी अगेन 5। तो आपको यहाँ अपनी M-2Z ही तो करना है। अगर ये सेम आ गया तो ये बन जाएंगे आइसोडायफर्स। ये 4 टर्म्स क्लियर है? किसी का कोई डाउट तो नहीं है बेटे इन 4 टर्म्स में? जिंक का आइसोटॉप आई हैव रिटन सम, देखो जिंक ये वाला और वो जिंक दोनों एक दूसरे की क्या हुए? आइसोटॉप्स, है ना? मैम हाँ जी बेटा। लास्ट पर जो आइसोडायफर्स ना हाँ बेटे सेम ही आएगा, करके देख लो। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? A-Z और फिर -Z, तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन्स आर A-Z ओके और प्रोटॉन्स भी Z ही हैं, तो वही बन जाएगा ना A-2Z। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, ये हमारे पास थी वो टर्मिनोलॉजी जो टर्म्स हम किसके लिए यूज कर पा रहे हैं? न्यूक्लियस के लिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। तो हम कहते हैं न्यूक्लियस में, हर न्यूक्लियस को अगर समझे तो उनमें कुछ आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। सम आर आइसोबार्स, सम आर आइसोडायफर्स, सम आर आइसोटोन्स। अब वो कहते हैं क्या आपको ये समझ आता है कि देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हमारी नेक्स्ट टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या मतलब होगा? बोलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो जाएगा हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अक्सर क्या होता है, हम समझते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन भी एक टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इज नॉट अ टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इट इज रिलेटेड टू द टर्म इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंटायरली नई टर्म है, इसको आप इनके साथ अलग से लिखोगे। यानी अगर मैं बोलूं टाइप ऑफ न्यूक्लियस 1, 2, 3 एंड 4, तो वो मेरी टाइप नहीं है, इट्स नॉट अ न्यूक्लियस टाइप। अब मान लो मैंने लिखा, लेट अस सपोज, जरा बताना मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और नाइट्रोजन गैस में कितने इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम टर्म कर रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? अब जब आप कहोगे हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और नाइट्रोजन में कितने हैं बता सकते हो? बोथ आर 14। बोथ आर गोइंग टू बी 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कहोगे इसमें आ गया, देखो ध्यान से, 6 + 8, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर था 6 और ऑक्सीजन का था 8 और नाइट्रोजन आ गया 7 + 7, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये दोनों क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब मुझे बताओ, इफ आई राइट NO पॉजिटिव, आप बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 13। CN नेगेटिव,
O2 2 positive, निकालना आ रहा है समझ, 7 plus 8 minus 1. Here it is going to be 6 plus 7 plus 1. 8 plus 8 minus 2. अब देखो क्लियर हुआ? बोलो। तो सब जगह क्या आ रहा है? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कहेंगे ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो यहाँ पे पूरे के पूरे पांचों स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। फिर से देखते हैं। इफ आई राइट NH4 पॉजिटिव, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? सोडियम 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, अल्यूमिनियम, हाँ जी बेटे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। जरा करते जाओ, सब में कितने आते हैं? All are having 10 electrons, correct. तो अब आपको हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीखना था। तो अगर हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको काउंट करना आ गया, तो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बहुत इजीली आइडेंटिफाई करोगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2O, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ट्रू और फॉल्स। मान लो यही क्वेश्चन आ जाए, ट्रू और फॉल्स, तो कम से कम आप इस पोजीशन में होने चाहिए, यू शुड गो एंड सॉल्व इट, है ना। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कैसे आया सबको पता चला? 7 plus 4 minus 1, ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है बेटा? 11 minus 1 is 10, 12 minus 2 is 10, 13 minus 3 is 10, 9 plus 1 is 10, 8 plus 2 is 10, and 7 plus 3 is 10. तो आप सोचो 10 इलेक्ट्रॉन्स वाली कितनी सारी स्पीसीज हमने लिख ली। इन द सेम मैनर क्या बताओ, ये स्टेटमेंट ट्रू है? इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? Yes, ma'am. 22 electrons इन बोथ। तो यहाँ आपके पास आ गया 6 plus 8 plus 8, और यहाँ आ जाएगा 7 plus 7 plus 8। ठीक है, डन। तो ये बन जाएगा ट्रू, ये एक ट्रू स्टेटमेंट बन गई। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर इन जनरल, दिस इज कॉल्ड जनरल केमिस्ट्री। तो हम कहते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले जनरल केमिस्ट्री नजर आती है, यानी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो जनरल केमिस्ट्री पे बेस्ड हैं। अब मैं आपको कुछ एनसीईआरटी की क्वेश्चंस मार्क करवा रही हूँ। आज आपने ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में पहले मैं इसके डाउट्स लूंगी और फिर बाकी के डाउट्स जो हमारे पिछले वाले हैं, मूल कॉन्सेप्ट वाले, राइट। हाँ जी बेटा, लिखो जरा क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.1 2.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.1 2.2, then you have 2.3 2.4. इस चैप्टर का मतलब बहुत लेंथी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है बहुत, इसलिए बहुत ध्यान से हर होमवर्क साथ साथ में करना, डोंट मेक इट पेंडिंग कि हम बाद में कर लेंगे। देन यू हैव 2.22,
2.22 question number. This you can solve. After this we can move on to 2.353637. 2.3536 2.37. And then you have 2.41, 42, 43, 44. 2.41, 2.42, 43, 44. इतने क्वेश्चंस पे आपने अपनी पूरी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, यानी एक एक क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, राइट? ट्राई करके आएंगे, फिर देखते हैं कि आप मैथमेटिक्स को कितना समझते हो और केमिस्ट्री को कितना जानते हो। तो केमिस्ट्री में हम मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, यानी इन सारे क्वेश्चंस में जितने कॉन्सेप्ट मैंने आज समझाए उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कर लोगे? हाँ जी, प्लस 1 क्लास हो जाएगा। अच्छा, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू फर्दर। और ईशान बेटा आपके साथ मैं एक्स्ट्रा क्लासेस जो है आई अरेंज कि कैसे करना है, ठीक है? अच्छा, ओके बच्चे, ये सब नोट कर लिया सबने? ऑल ऑफ यू आर डन विद इट? तो ये आज ही कर लेना क्वेश्चंस। इनके लिए अब एक दिन और वेट मत करते रहना कि परसों करना है तो कल करेंगे। डोंट मेक इट लाइक दैट, ठीक है? आज ही शाम को बैठ के इसको कवर करके, इसको अटेम्प्ट करके फिर सोना। ओके जी, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Thank you, ma'am. ओके बेटे, बाय बाय।